देखो आखिरी 9 है तो हम इसे रिवीजन करा देते हैं। पेज नंबर 60। चलो बोल रहा बोले कि ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इज अ टोटल पॉलिटिकल पावर। ये सब नहीं पढ़ा रहे, जो मेन चीज उसको मैं रिवीजन करवा रही हूँ। Totalitarianism is a political system in which state hold total authority over a society, seek to the control all aspect of the public and private life। बोला टोटलिटेरियनिज्म क्या है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है ना, जहाँ पे स्टेट क्या करता है, सोसाइटी के ऊपर पूरा अपना ऑथोरिटी कंट्रोल कर लेता है, टोटल कंट्रोल कर लेता है, टोटल कंट्रोल। ठीक है, चाहे तुम्हारा वो पब्लिक लाइफ हो, चाहे प्राइवेट लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, जो भी लाइफ हो, उसको क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। बोले कि प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है ना, उसको कंट्रोल कर लेगा। कौन, जो तुम्हारा गवर्नमेंट होगी, है ना, वो क्या करेगा अपने, हाँ, वो क्या करेगा, पूरा कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टोटलिटेरियनिज्म तो हमने देख लिया कि ये क्या करती है, लोगों के प्राइवेट पब्लिक लाइफ टोटल कंट्रोल कर लेती है। ये अक्सर कहाँ पे अराइज होता है, जहाँ पे सिंगल पार्टी होती है वहां पे अराइज होता है। ठीक है, बोल रहे कि ये सेंट्रलाइज, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे जो कंट्रोल हो गया सेंट्रलाइज, कल मैं बता रही थी आप इन क्लास में थी कि सेंट्रलाइज एक नेगेटिव वर्ड है और डिसेंट्रलाइज एक पॉजिटिव वर्ड है। ये कल मैं बता रही थी कि डिसेंट्रलाइज अच्छा वर्ड है और सेंट्रलाइज वर्ड का मतलब होता है कि पावर जब एक सिंगल ऑथोरिटी के पास हो, है ना, सेंटर के पास हो। तो जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होती है ना, वहां पे पावर बस एक सिंगल लीडर के पास या किसी पार्टी के पास मिलेगी तुम। ठीक है, बोल रहा है कि जहां पर भी तुम्हारा टोटलिटेरियनिज्म रिजीम रहेगी वहां पे कोई आइडियोलॉजी होगा, वही आइडियोलॉजी जो है ना वो डोमिनेशन करेगी। और वो आइडियोलॉजी जो है ना ये स्ट्रॉन्ग ऑफन एक्सट्रीम आइडियोलॉजी होगी जो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इन्फोर्स किया जाएगा। मान लो कि तुम देखी होगी जैसे कि बहुत सारा मुस्लिम कंट्री, तो वो गल्फ कंट्री ऐसी मिलेगी जहाँ पे आइडियोलॉजी फॉलो होती है। जैसे क्या, बहुत सारी होती है, बहुत सारे में नहीं होती। जैसे कि अगर मुस्लिम से है तो सारे को ही मुस्लिम, पहले होता था, अभी थोड़ा सुन रहे कि कम हो गया ये सब, नहीं अभी तो कम हो गया। तो लेकिन ऐसा होता था पहले कि है तो सारे को मानना पड़ेगा, चाहे आप जो भी धर्म से तो मानो। लेकिन अभी अभी अगर तुम देखोगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पास एक आइडियोलॉजी है और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी और वो बोलेगी कि मेरे जितनी भी पॉपुलेशन है उसको भी वो मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये कोई कंट्री है, ये कंट्री, ठीक है, और ये कंट्री है मार्क्सिज्म को मान रही है, तो ये जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है ना, ये पूरे लोग पूरी पॉपुलेशन को मानना पड़ेगा, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो, मानना पड़ेगा। सपरेशन ऑफ डिसेंट, कोई उनके अगेंस्ट जाता है ना, उनको सपरेशन कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। ऑपोजिशन इज साइलेंस, यहाँ पे ऑपोजिशन जो होगी वो साइलेंट होती है। थ्रू द सिंसियरशिप प्रोपोगंडा एंड वायलेंस के थ्रू उनको सिंसियर कर देगा। कोई ओपोजिशन उठेगा भी तो मार के बैठा देगा, बैठ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ज्यादा करेगा तो जान भी मार सकता है। कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, पूरा कंट्रोल होगा हर एक चीज पर, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हर जगह। यूज ऑफ टेरर एंड सर्विलेंस, बोल रहा है कि अपना पावर को मेंटेन करने के लिए, अपना डर को पैदा करने के लिए वो क्या यूज करेगा, टेरर यूज करेगा, सर्विलेंस। हर जगह तुम्हारा सीसी कैमरा रहेगा, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई पॉलिसी तो नहीं बना रहा ना, ऐसा तो नहीं ना चार पांच थोड़े से पब्लिक मिलके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बना रही है या कोई
योजना बना रहे हैं मेरे अगेंस्ट, ठीक है ना, तो हर जगह सर्विलेंस लगा के रखता है, सीसी कैमरा। और एक तो लोगों के दिल में टेरर भी रहेगा, तो अगर हम कुछ करेंगे तो कोई ठीक ना वो हमको मार दे, इस तरह का। बोला कि मास मोबिलाइजेशन, citizens are actively involved in the state and the lead the movement of propaganda and camp। सिटीजन क्या करेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, स्टेट जो प्रोपोगंडा को कैंपिंग करेगी तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे हिटलर, सॉरी मैं हिस्ट्री लिख रही हूँ। हिटलर, हिटलर के पास एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है, ये अपने आइडियोलॉजी को के अकॉर्डिंग क्या करता था, इजराइल जो इसको खत्म कर रहा था, ठीक है, जो इसको खत्म कर रहा था। तो जब इसको खत्म कर रहा था तो क्या हिटलर कर रहा था, ये तो बात ठीक है, बहुत गलत है, लेकिन हिटलर के लोग तो भी उनको नहीं रोके, उनके जो सिटीजन थे वो भी तो साथ दे रहे थे ना, वो भी साथ दे रहे थे, हिटलर जो कर रहा ठीक कर रहा। वन पार्टी डिक्टेटरशिप, पावर इज हेल्ड बाय सिंगल पार्टी लीड बाय द डिक्टेटर। पावर जो था वो एक ही डिक्टेटर के पास रहेगी। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन एंड हिस्ट्री, उनके दिल में भर दिया जाएगा कि तुम्हारे लिए नेशन के नेशनलिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। नेशनलिज्म के लिए जो मतलब जो सिटीजन्स है, जहाँ पे आइडियोलॉजी है, तो वहाँ के लोगों में एक फीलिंग भर दिया जाएगा कि तुम्हारा मुल्क का जो अपने मुल्क से प्यार करो, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भर दी जाएगी, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन किया जाएगा। हिटलर की एक मूवी, हॉलीवुड की एक मूवी है, हॉलीवुड की एक मूवी, हॉलीवुड की एक मूवी में दिखा रहा था, सॉरी, हॉलीवुड का एक मूवी था, तो उसमें दिखा रहा था कि हिटलर क्या करता है, अपना ये गैस वाला चैम्बर बॉक्स रहता है, उसमें जूस को जाके जलाता है, तो वो क्या करता है, हर थोड़ा दिन इतने लोगों को जाके जलाता था, ठीक है, पहले एक तहखाना में रखता था, और तहखाना से वो लोग भट्टी में डाल देता था लोगों को। तो मूवी में दिखाया कि एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर था, तो उसका एक बच्चा था, ठीक है, चाइल्ड था, तो वो बच्चा जो था ना, तो कोई जूस के कोई बच्चे था, उसके साथ वो फ्रेंडशिप किया था, उसे वो बहुत दोस्ती करता, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत करता था। तो एक दिन देखा है कि ये बच्चा है ना, ये जूस का जो बच्चा था, उसके मम्मी पापा भुला गए, मम्मी पापा भुला गया था, उनको भट्टी में डाल दिया गया था, मतलब जो गैस चेम्बर बनी जहाँ पे जलाया जाता था लोगों को, भट्टी में, हाँ। तो ये लड़का बोला ना इस बच्चे को, जो हिटलर का जो मिलिट्री ऑफिसर था, उसी के बच्चे को बोला कि मेरे पापा भुला गए, तो ये लोग चलो हम लोग दोनों ढूंढते हैं। तो ये लोग ढूंढने जा रहा था, तो इसके अंदर जा रहा था, तो यहाँ पे हिटलर जो वो आर्मी ऑफिसर का बेटा था ना, वो बोला कि क्यों ना हम कपड़ा चेंज करके अंदर जाते हैं, तो हम लोगों को पकड़ लेगा, क्योंकि हम लोग का कपड़ा अलग है, और जो जूस होते थे उनका ड्रेस अलग होता था, ठीक है। तो वो बच्चा का क्या, दो गो बच्चा लोग को बेहोश करके अपना वो उन लोगों का कपड़ा खुद पहन लिया, और अपना कपड़ा उन दोनों बच्चों को पहना के रूम में चला गया, मतलब जहाँ पे जूस को रखा गया था, जिसके अंदर गया। अब ये मेरे मिलिट्री ऑफिसर और उसकी वाइफ इसको पूरा ढूंढ रही है अपने बच्चे को, मेरा बच्चा कहाँ गया। तो जब वो यहाँ पे आया तो देख रहा है कि मेरा बच्चा का यहाँ पे कपड़ा उतरा हुआ, वो समझ गया कि मेरा बच्चा भी भट्टी में डाल दिया गया, क्योंकि आज 4 बजे डेट था कि 4 बजे इस रूम में जितने लोग रहेंगे उसको भट्टी में डाल दिया जाएगा, और ये स्टोरी सच्चा था, हॉलीवुड में से बनाया गया था। हिटलर मतलब इतना मतलब ये था, तो उसके तो वो जो आर्मी ऑफिसर था, तो वो भी तो मतलब वही काम कर रहा था जो हिटलर कर रहा था, तो उसके हर जाना में उसको बच्चा को भी भट्टी में डाला गया, मतलब गलत फहमी में ही गया। तो वो जैसे ही कपड़ा देखा कि मेरा बच्चा कहाँ गिरा, वो समझ गया कि 4 बजे तो सबको भट्टी में डालने का टाइम था, तो मेरा भी बच्चा चला गया होगा भट्टी में, और वो चला भी गया था। तो ये सच्ची स्टोरी है। तो कहने का मतलब यही है कि लोग भी मानते हैं ब्लाइंडली, कितनों भी बुरा ना करे, जैसे हिटलर कितना भी गलत क्यों ना कर रहा था, लोग उसका साथ दे रहे थे, ठीक ना, देंगे, जहाँ पे प्रोपेगेंडा होगी वहाँ पे लोग भी साथ देंगे, और एक ही लीडर, एक ही डिक्टेटरशिप होंगे, और ग्लोरिफिकेशन भर दिया जाएगा उनके माइंड में कि नेशन है, नेशन के अलावा कुछ नहीं है, जो करो कौम के लिए करो, इस तरह से। हम एक थिंकर देखेंगे जिनका नाम है आना हरन, ये क्या थी, ये भी एक जूस थी, ठीक है, ये भी हिटलर के हाथों बहुत ज्यादा, इनको भी मतलब इनको भी बहुत ज्यादा सफरिंग करना पड़ा था। तो ये इटली छोड़ के भाग आए थे, भाग, फिर इन्होंने एक बुक लिखा था द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इस बुक में इन्होंने बताया था कि टोटलिटेरियनिज्म का ऑरिजिन कैसे होता है, ठीक है, मैं मेन मेन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, याद रखना। आना हरन जो थी, इनकी एक बुक थी द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। कार्ल पॉपर का बुक है, इन्होंने बोला द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमी। ये भी क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो प्लेटो है,
जो मार्क्स है, जो हिगेल है, ये जो है ना, ये ओपन सोसाइटी का इनमी है, बता रहे क्यों? ये लोग ओपन सोसाइटी के इनमी है, क्योंकि ये लोग जो लिखते हैं ना, ये जो फिलोसफर लोग जो लिखते हैं ना, उसी की वजह से एक आइडियोलॉजी पैदा होती है, और वो जो आइडियोलॉजी है वो टोटलिटेरियनिज्म है। तो जो फिलॉसफी है ना, इन्हीं लोगों के वजह से टोटलिटेरियनिज्म रिजीम जो है ना, वो आती है। इस वजह से कार्ल पॉपर हेगेल को, मार्क्स को, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं कि इनकी फिलॉसफी की वजह से ही टोटलिटेरियनिज्म का क्रिएशन होता है, इनकी फिलॉसफी की वजह से आइडियोलॉजी आती है। इन्होंने इस बुक में लिखा था द ओपन सोसाइटीज इनमी में क्रिटिसाइज किया था। देख लो, द ओपन सोसाइटीज इनमी किसका बुक है? कार्ल पॉपर का बुक है। किसको क्रिटिसाइज करे? प्लेटो, कार्ल मार्क्स का, ठीक है ना। उसके बाद बोला तीन तरह का, बोला तीन तरह का टोटलिटेरियनिज्म टाइप तो तीन होता है। एक कम्युनिज्म टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें चाइना आ जाएगा, यूएसएसआर आ जाएगा। चाइना जैसे माओ जेडान, ये भी एक टोटलिटेरियनिज्म ही था, माओ जेडान। स्टालिन, स्टालिन तो इतना बड़ा टोटलिटेरियनिज्म था, इसका मैं स्टोरी भी बताई थी, वो भी स्टोरी सच्चा है कि ये जैसे उस टाइम था तुम्हारा रशिया में कि कोई अगर मूवी देखेगा, और तो सबसे पहले जैसे तुम्हारा हॉल में मूवी स्टार्ट होता है ना, तो स्टालिन का पिक्चर आएगा, ठीक है। स्टालिन का पिक्चर आएगा, और जैसे स्टालिन का पिक्चर आएगा तो सबको सारे लोग खड़े हो जाएंगे। तो स्टालिन जो है ना, एक बार निकलता है, मतलब भेष बदल कर, किसी को बताता नहीं है, और जाकर वो भी हॉल में बैठ जाता है। और उसका पिक्चर आया तो सारे लोग उठ गया, एक लेख नहीं उठे। जो लोग नहीं उठे उसको बुला कर वो फांसी दे दिया। सोचो कितना बड़ा टोटलिटेरियनिज्म रिजीम था वहां पे। बोला कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बोला यहाँ पे स्टेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होगी, स्टेट के कंट्रोल में, स्टेट की प्रॉपर्टी का कंट्रोल होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो या प्रॉपर्टी पे हो, कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का। मतलब यहाँ पे वन पार्टी होगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी। मैं क्या बोली कि जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रेजिम रहेगी, एक आइडियोलॉजी होगी। स्टालिन कौन सा आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था? कम्युनिज्म को। जो कि किस पे बेस्ड थी? ये आइडियोलॉजी बेस्ड थी मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म पे, ठीक है। एक थी फासिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। हम अभी बताएं कि ये क्या करता है, फासिज्म जो रहता है, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म लोगों के दिलों में भर देता है। जैसे कि वो मिलिट्री ऑफिसर, वो देखो उसके अंदर इतना एक्सट्रीम नेशनलिज्म भर दिया गया कि उसके बच्चे को भट्टी में डला दिया गया, लेकिन फिर भी उसने उफ तक नहीं किया। वहां से तो वो कम से कम हिटलर के अगेंस्ट जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके चलते मेरे बच्चा गया तो मुझे जैसा फीलिंग हो रहा है उसी तरह दूसरे लोगों को भी फीलिंग हो रहा होगा। लेकिन देखो उसके अंदर इतना एक्सट्रीम नेशनलिज्म भर दिया गया था उस मिलिट्री ऑफिसर के अंदर कि ठीक है, अगर मेरे बच्चा मर गया तो कोई बात नहीं, मैं मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए ये काम करूंगा। लीडर जो होता है वो ऑथोरिटेरियन होता है, इंडिविजुअल के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, ऑटोक्रेटिक होता है। नाजी टोटलिटेरियनिज्म, हिटलर को बोला जा रहा है, तो इसी के अंदर पार्ट आ जाएगा हिटलर। हिटलर क्या था भाई? हिटलर, ऊपर नहीं जा रहा, ये क्या हो रहा? ओ यहाँ पे देखो जल्दी से, इसको पार कर रही। वही आइडियोलॉजी होगी। वो क्या आइडियोलॉजी था कि आर्यन जो थे वो सुपरमेसी थे, है ना। सुपरमेसी है, एंटी सैंटिज्म, एंटी सेमिटिज्म। आर्यन सुपीरियर है और जूस जो है वो इंफीरियर है। ये एक आइडियोलॉजी थी इसकी, हिटलर की। मिलिटेरियनिज्म और एक्सपेंशन, हिटलर मिलिट्री था, वो मिलिट्री का हेड था, वैसे करते करते वो डिक्टेटरशिप बन गया। एक बार हम ऑथोरिटेरियन रिजीम और टोटलिटेरियनिज्म रिजीम में फर्क देखेंगे। बोल रहा है कि ये जो ऑथोरिटेरियन है ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर, ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगा, मेनली पॉलिटिकल पावर, ये कंट्रोल करेगा पॉलिटिकल पावर पर। पीपल में हैव सम पर्सनल इकोनॉमिक फ्रीडम, लोगों को कुछ यहाँ पे ना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो गया। तो ये जो सोशल है, पॉलिटिकल है या पर्सनल, ये सब फ्रीडम दे दी जाएगी, सिर्फ पॉलिटिकल पे कंट्रोल रहेगी। पॉलिटिकल जैसे जैसे अभी चाइना, चाइना में क्या होता है, चाइना में सब चीज पे तुमको फ्रीडम दिया गया है, लेकिन पॉलिटिकली कोई तुमको, पॉलिटिकली पूरा स्ट्रांग है, मतलब इस पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। चाइना में तुम्हारा फेसबुक नहीं चलता है, मतलब कंट्री के अंदर ही चलेगा। जैसे हम लोग क्या, हम लोग फेसबुक चलाएंगे या इंस्टाग्राम चलाएंगे। क्या बोल रही है आरसी? अंजलि मैम, इसका वीडियो लगा,
हाँ डलाएगा। इसमें वीडियो डालिएगा ना। हाँ हाँ मैं थोड़ी ठीक नहीं लग रही हूँ, सोच क्लास ऑफ कर दे। ठीक है कोई बात नहीं, आप ये चश्मा कर रही हो, तुम चली जाओ, अगर ये लगा तो मैं अभी डाल दूंगी, शाम में डाल दूंगी या अभी डाल दूंगी, ठीक है कोई बात, चलो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझना सुषमा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल होगा ना वो 50% कंट्रोल होगा। कितना होगा? 50%। और यहाँ पे 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के ऑल एस्पेक्ट पे कंट्रोल होगा, एवरी एस्पेक्ट। यानी यहाँ पे जो जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होगा वहां पे हर चीज कंट्रोल हो जाएगा, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, प्राइवेट लाइफ, हर चीज कंट्रोल हो जाएगा। 100% कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, तो इसलिए इसको ऑथोरिटेरियन रिजीम बोलेंगे। यहाँ पे तुमको 50% कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे तुमको 100% कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, यहाँ पे आइडियोलॉजी होती है। यहाँ पे हर चीज पे कंट्रोल होगा, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वायलेंस सेलेक्टेड और लिमिटेड हो, ज्यादा नहीं। यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वायलेंस होगा, वाइड स्प्रेड तरीके से। मैं बताई थी कि हिटलर क्या कर रहा था, जाके सबको गैस चेम्बरिंग में जला रहा था। बिल्कुल हर 4 बजे शाम में, मतलब एक ये था कि इतने लोगों को इस रूम में डालेंगे, ठीक ना, और इस रूम के लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे गैस का चेम्बर में डाल देंगे जलाने के लिए, भट्टी में डाल देंगे जलाने के लिए। पूरा सिस्टमाइज वाइज तरीके से। जब वो आर्मी ऑफिसर देखा कि 4 से 4:30 हो गया, वो समझ गया कि मेरा बेटा भी भट्टी में जल गया है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि 4 बजे ही भट्टी में डाला जाता है ना। इस रूम में जो जाता है उसको जलाया जाता है, ये वो आर्मी ऑफिसर को पता था। फिर उसको ये भी पता था कि जहाँ 4 बजेगा भट्टी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। वो देखा कि घड़ी में 4:30 बज रहा, वो बोला, वो समझ गया कि मेरा भी बेटा जल गया। तो देखो मैम, हर चीज अगर वायलेंस को फैलाना है तो बिल्कुल सिस्टम तरीके से। यहाँ पे पावर सेंट्रेड होती है। यहाँ पे पावर जो है एक पर्सनैलिटी की वजह से पावर मिलेगा। यहाँ पे पावर तुमको सेंटर है, जैसे एक इंडिविजुअल, मतलब एक पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके पास पावर है, लेकिन यहाँ पे पावर इसलिए दिया जा रहा है कि उसके अंदर किज्मेटिक लीडर है। जैसे हिटलर क्या था, अपने लोगों के लिए हीरो था, उसके अपने कंट्री के लोगों के लिए हीरो था, लोग उसको पसंद करते थे। इसलिए उनके बात को बैनलिटी करके, वो तुम्हें ये भी पढ़ी होगी थी कि इवेल इवेल ऑफ बैनलिटी, कि जो उसके आर्मी ऑफिसर थे इतने ब्लाइंडली क्यों फॉलो कर रहे थे, पढ़ाए थे हम, है ना। क्यों? क्योंकि वो हिटलर ऐसा बोलता था कि वो लोगों को अपने अंदर माइल कर लेता था। वो बोलता था कि सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को बहुत इंसल्ट किया गया, पूरा एक्सट्रीम नेशनलिज्म लोगों के दिल में भरता था, और लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे, होते थे ना। इसलिए यहाँ पे भी पोलरिज्म नहीं होगी, लेकिन यहाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगी। यहाँ पे मना कर दिया जाता है कि पोलरिज्म नहीं होगी, मतलब कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट, यहाँ पे कोई होगा नहीं, होगा तो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था कि इसमें से कौन कौन है सुबित टोटलिटेरियनिज्म रिजिम, कौन है मेन, इसमें से कौन है? बहुत स्टालिन, अभी हम स्टोरी भी बताए, हाँ स्टालिन। और ये बताओ, व्हाट आर द व्हाट रोल द प्रोपोगंडा बाय द टोटलिटेरियन स्टेट, क्या होता है ऐसा प्रोपोगंडा, क्या होता है? डेमोक्रेटिक आइडिया को फैलाना, फ्रीडम को फैलाना, या पब्लिक के ओपिनियन को कंट्रोल करना? ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल। यहाँ पे बताओ, हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था? नाजी जर्मनी। बिल्कुल नाजी जर्मनी से बिलोंग करता था। ये मैं सब करवा दी हूँ, सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ। ये बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ ये क्लास आप कर रहे हैं? ओने, मैं ये करवा दी हूँ और बहुत अच्छे से करवाई थी। ये तो जल्दी, ये वाला क्लास में तो हम कर लिए कंप्लीट, हाँ, फिर ये भी कोई नहीं हाँ रिवीजन हो। ओ अच्छा, ये रिवीज मैं ऐसे जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ना, तो ये अच्छे से करवाई हूँ। अच्छा यहाँ पे, मास सर्विलेंस। हाँ बिल्कुल हो गया, तो ये दोनों में फर्क क्या है बताओ? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। टोटलिटेरियनिज्म सीक टू कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, जबकि ऑथोरिटेरियन, देखो बिल्कुल सही, दोनों में ही डिफरेंट है। आइडियोलॉजी से कौन जुड़ा हुआ, ये क्या है यहाँ पे, क्या एक आइडियोलॉजी है, वो भी टोटलिटेरियनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। फासिज्म जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन बहुत हल्का। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा टोटलिटेरियनिज्म रिजिम का? ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट कंट्रोल पब्लिक, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन एसोसिएटेड विद द टोटल रिजिम, टोटल रिजिम के साथ कौन नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी, मल्टी पार्टी, बिल्कुल सही वहाँ पे बोली, सिंगल पार्टी होता है। हाँ बिल्कुल सही बोली। हाँ, फंडामेंटल राइट तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं सिटीजनशिप एक बार करवा देती हूँ, ठीक है।
से कुछ क्वेश्चन वो भी करा दूंगी। मैं इसका शॉर्ट बना के लाई थी नोट, समझिए, मिल नहीं रहा। रिवीजन भी मैं इसको रिवीजन करवा चुकी हूँ, लेकिन कल मुझे आफिन मैसेज की है ना, मुझे सिटीजनशिप का ना ये नहीं मिला वीडियो, मुझे रिवीजन चाहिए। मैं भी ढूंढी, मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया वीडियो। मैं इसमें शॉर्ट बनाई थी नोट्स, लेकिन वो नोट्स मुझे नहीं मिल रही, तो मैं यही वाला नोट्स से करा दे रही हूँ जो पहले करवाई थी, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि सिटीजनशिप जो है ना, सिटीजनशिप को अडॉप्ट कब किया गया था। अच्छा, सबसे पहले आर्टिकल देख लो, सिटीजनशिप का आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है, ठीक है। सिटीजनशिप को अडॉप्ट कब किया गया था, अगर क्वेश्चन पूछे कि सिटीजनशिप को अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट का डेट क्या है तुम्हारा, हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। इसको इन्फोर्स में कब लाया गया था, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। मैं इसका रिवीजन बहुत अच्छे से लाई थी, मतलब एकदम छोटा सा बना हुआ था। कोई बात नहीं, मेन मेन पॉइंट ही मैं रिवीजन कराऊंगी। इंडिया जो फॉलो करती है सिंगल सिटीजनशिप, जबकि इंडिया क्या नहीं फॉलो करती है, इंडिया डज नॉट अलाउ द ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए कभी अलाउ नहीं करेगी, ठीक है ना। एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप लेने का तरीका क्या है, बाय बर्थ ले सकती है, बाय डिसेंट ले सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन ले सकती है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी के, ये इन सब चीजों के जरिए आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकती है। लेकिन आपका सिटीजनशिप छीना भी जा सकता है, आपका सिटीजनशिप लॉस भी हो सकता है। वो कैसे, रिमिनेशन, टर्मिनेशन, डिप्रेशन। क्वेश्चंस बहुत ही डीपली नहीं आएंगे, बस पूछेंगे तो ये पूछेंगे इनमें से कौन सा लॉस ऑफ सिटीजनशिप है, या कौन एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है, या इंडिया कौन सी सिटीजनशिप को फॉलो करती है, ठीक है, ये सब, या कौन नहीं है, ऐसे ये पूछेंगे। अच्छा, ये वही बात, ये मैं पूरा डीपली में पढ़ाई थी, वही थी। ये बहुत डीप हुआ था सुषमा, पता नहीं तुम क्लास में थी कि नहीं, लेकिन ये वाला क्लास बहुत डीप हुआ था, ठीक है। लो क्वेश्चन, कौन सा सिटीजनशिप करना। हाँ, मैं डीप क्लास कराई थी, डाली भी थी वीडियो, मिल नहीं रहा, ये थी ना। वीडियो से देख लिया। तुम वो वाला वीडियो एक बार मुझे भेज देना, तो लिंक मैं अंजलि, ये सुषमा को, ये आफिन को भेज दूंगी। ये देखो, सिटीजनशिप कौन से पार्ट के अंदर आती है, क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो सुषमा। ओ सॉरी, मैं हटा दी थी। मेरी आवाज नहीं आ रहा था। मैं आज कोई बात नहीं, बताओ। हाँ। बोलो। पार्ट 2। हाँ बिल्कुल, पार्ट 2 जो है वो तुम्हारा डील करता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडिया में टोटल कितने पार्ट हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली कितने पार्ट हैं। मैं बता दी, रुक जाओ। देखो, पहले स्टार्टिंग में 22 था, लेकिन अभी इंडिया में, आवाज आ रही है ना सुषमा, अभी तुम्हारा करंटली 20, हाँ अभी करंटली तुम्हारा इंडिया में 22 पार्ट है, ठीक है, याद रखना। अभी इंडिया में करंटली 22 पार्ट है, ओके, ठीक है। पार्ट पार्ट A1 में, सॉरी पार्ट 2 में बोला गया सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल बताओ, ये तो बहुत इजी है। 5 to 11। 5 to 11। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया कहाँ से लिया है, मतलब बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, मतलब ऐसा कि इजी इजी टाइप का थोड़ा लाई हूँ, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया लिया कहाँ से है, यूके से। यूके से, जबकि यूएस में ड्यूअल है। सिटीजनशिप किस चीज में आता है, स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट, या नन ऑफ द अबव। ये तो यूनियन लिस्ट होगा। बिल्कुल यूनियन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग, हाँ होगा, ये बताना मुझे, ठीक है। हु अमंग द फ्लोइंग द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइन इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडियन सिटीजनशिप के इशूज पे प्रेसिडेंट। बिल्कुल भी नहीं, यूनियन लिस्ट बोला, ठीक है। और यूनियन लिस्ट पे कानून बनाता कौन है, पार्लियामेंट बनाता।
प्रेसिडेंट तो कुछ बनाता ही नहीं, वो तो सिर्फ साइन करता है, तो पार्लियामेंट इसका बस यही से याद रखना कि कीवर्ड है इसका। ये क्वेश्चन हटाओ, ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, इसका हटा दो। इसका ना पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए कि 7 ईयर्स की 12 ईयर्स। इसका वीडियो अगर तुम देखी होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो 12 ही है, लेकिन एक होता है तुम्हारा 7 साल भी रहने से इंडिया से, इसी में दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए। ये बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन टू एक्विजिशन ऑफ सिटीजन। सिटीजनशिप का एक्विजिशन करना है, ठीक है ना, उसके लिए कंडीशन कोड प्रिस्क्राइब करता है। बोलो सुषमा। पार्लियामेंट सिटीजनशिप यूनियन में है, किसमें आएगी, यूनियन लिस्ट में। सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है, तो यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉ बनाए जाएंगे ना वो पार्लियामेंट ही बनाएंगे। ये बता दो, लॉस ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। अब तुम मुझे बताओ, तुमको कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा तुमको लग रहा है कि हाँ मुझे करवा देना। ऑप्शन 3 ऑल होगा। बिल्कुल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ना। नहीं दीदी, हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना, हम जैसे कि क्लासेस आपका सारा देख ही नहीं थे, तो जितना आपका था सब वही रिवीजन ही करने लगे। ठीक है चलो देखती हूँ मैं, जो मुझे लग रहा है कि वो कराना करा दी। ये क्यों, लिबर्टी इक्वलिटी, चलो मैं एक बार समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे से समझा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है ना। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है सुषमा, इक्वलिटी का मतलब इक्वलिटी को ना दो वे में डिफाइन किया गया है। एक तो नेगेटिव वे पे डिफाइन किया गया, एक पॉजिटिव वे में। इक्वलिटी मीन्स ऑल स्पेशल प्रिविलेज, मैन मेड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करना। बोल रहे कि इक्वलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में जो जो स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, ठीक है, और जो इंसान ने जो इनइक्वालिटी बनाया है और जो डिस्क्राइमिनेशन होते उसको अगर हम हटा देंगे ना सुषमा, तो वो हो जाएगा इक्वलिटी। ये नेगेटिव इक्वालिटी का डिफिनेशन है कि सोसाइटी में जो स्पेशल प्रिविलेज मिलते कुछ खास लोगों को। जैसे कोई कहने का मतलब है कि अगर मैं ये बोलूँ कि प्रिविलेज किसको मिलता है, जैसे देखो इन लोगों का अगर मैं इक्वालिटी को देखूँ तो ये लोग कभी भी बैकवर्ड क्लास, जैसे हम लोग क्या ओबीसी है तो हम लोग को रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों सबको मिलता है, सॉरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट मिलता है, हाँ ठीक है, मिलता है इन लोगों को। तो ये लोग बोले ये जो स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है ना इसको हटा दिया जाए, ठीक ना। फिर मैन जो इनइक्वालिटीज करता है, जैसे रिच एंड पुअर का गैप, रिच एंड पुअर वाला जो डिस्क्राइमिनेशन होता है, ठीक है, वो सब डिस्क्राइमिनेशन को अगर सोसाइटी से हटा देंगे ना तो उसका मतलब इक्वलिटी है, हो गया। फिर पॉजिटिवली इक्वलिटी का डिफिनेशन क्या है, तो बोला कि इक्वलिटी का मतलब होता है प्रोवाइड करना इक्वल एडवोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। हमको अगर जैसे कि हमको अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है, गवर्नमेंट कोई चीज ला रही है, ठीक है ना, तो वो चीज सबों के लिए होना चाहिए, सबको इक्वल प्रोवाइड मिलना चाहिए, सबको हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी और एडवोकेट मिलना चाहिए। मान लो कि सबको 10% मिल रहा है तो हर एक आदमी को 10% मिलना चाहिए। जैसे अगर इक्वलिटी का बात ले लेंगे तो वो लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्यों, देखो ये लोग क्या बोले स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। और तुम देखी होगी कि जब जैसे सीट निकलता है रिजल्ट का, जब तुम्हारा रिजल्ट का फॉर्म निकलता है, ठीक है, फॉर्म निकला तो फॉर्म में देखती हो ओबीसी का अलग सीट निकलता है, शेड्यूल कास्ट का अलग निकलता है, शेड्यूल ट्राइब्स का अलग निकलता है और जनरल कैटेगरी का अलग निकलता है। तो ये लोगों का कहना मिलता है कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज ला रही है तो वो प्रोवाइड करे तो इक्वल ही सबको दे, तो ये नहीं कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे तो उसे डिस्क्राइमिनेशन होगा, है ना। सबको ही अब अपॉर्चुनिटी, एवरीवन को अपॉर्चुनिटी इक्वल दीजिए, तब इक्वलिटी है। ये बोल रही है तुम्हारा इक्वलिटी वाले, साफ साफ क्या बोल रही है कि सोसाइटी में जितने भी प्रिविलेज दिए जाते हैं स्पेशल लोगों को, या मैन मेड इनइक्वालिटी होती है जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको रिमूव करना चाहिए। ये पॉजिटिवली बोल रही है कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज लाती है, कोई पॉलिसी कोई फॉर्म वगैरह निकालती है तो वो सबों के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना। लिबर्टी क्या बोलती है, लिबर्टी बोलती है कि मेरा मतलब है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम देना, द एबिलिटी टू एक्ट, एक पर्सन उसके अंदर कुछ करने की एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, कोई चीज को फ्री करने, किसी चीज को चूज करना, वो फ्रीली चूज कर पा रही है, तो वो लिबर्टी है। लिबर्टी बोला कि द राइट ऑफ ए पर्सन, व्हाट मतलब लिबर्टी क्या है कि एक
एक राइट एक पर्सन का कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है, वन फॉर द बेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। वो अपने पर्सनैलिटी के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहता है वो कर सकता है। इसका मतलब ये बोला इट डज इट डजंट मीन absence ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स बट हैविंग, बोला इसका मतलब ये नहीं कि सभी रुकावट खत्म हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी रुकावट खत्म हो जाए, मतलब इट डज नॉट मीन absence ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, मतलब जितना भी रुकावट है इसको खत्म नहीं करना है, ठीक है। वही मैं समझा रही हूँ, बट रादर हैविंग रैशनल रिस्ट्रेंट। कहने का मतलब है जैसे निगेटिव लिबर्टी वाली क्या बोलते हैं, absence ऑफ रिस्ट्रेंट्स, जितने भी रुकावट है खत्म कर दो। लेकिन ये बोली कि नहीं, जितने रुकावट है absence ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं करना है, कंट्रोल तो लगाना है, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल लगाना है। बोला क्या, रादर हैविंग रैशनल रिस्ट्रेंट, ना बोला ना कि रखना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, थोड़ा सा रिस्ट्रेंस रखना होगा, ठीक है, ये बात बोल। तो बोला कि दोनों, देखो क्या बोल रहा है कि अब क्वेश्चन ये बोला तुम्हारा सिलेबस में है, क्या ये लोग पॉजिटिव नेगेटिव को बोलते हैं कि सेम है? तो जितने भी नेगेटिव थिंकर वाले हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव और लिबर्टी एक दूसरे के अगेंस्ट है। जितने भी नेगेटिव लिबर्टी वाले थिंकर है वो लोग क्या बोलते हैं कि जो लिबर्टी है और इक्वालिटी है अपोज है, ठीक है, याद रखना। जितने भी नेगेटिव लिबरलिज्म वाले हैं, थिंकर हैं, या नेगेटिव लिबर्टी वाले थिंकर हैं, ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लिबर्टी है एंड इक्वालिटी है, ये दोनों ही क्या है, अपोज है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनमें कौन कौन थिंकर है, जैसे लॉक, आदम स्मिथ, बैंथन, जेम्स मिल, एलेक्स टकविले, हयात, मिल्टन फ्रीडमैन, ये लोग बोलते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी जो है ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मन नहीं तो अपोज है दोनों एक दूसरे का, ठीक है ना। तो बोल रहा कैसे, लिबर्टी एंड इक्वालिटी अपोज है एक दूसरे से, बोल रहा कैसे, बताओ, बताना पड़ेगा ना। कुछ इंटेलेक्चुअल्स बिलीव करते हैं कि लिबर्टी इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट फुली बिकॉज ट्राई टू एस्टैब्लिश वन डिटरमाइन टू अदर, नेचर हैज नॉट क्रिएट ऑल मैन इक्वल। बोल रहे कि जैसे ये लोग क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, लिबर्टी वाली का इक्वालिटी क्या बोल रहा, समझना, ऑल मैन इक्वल बोल रहा, ठीक है, ऑल मैन इक्वल। जबकि लिबर्टी वाले क्या बोलते हैं कि नेचर ने सभी इंसान को इक्वल पैदा नहीं किया है, ठीक है, नेचर हैज नॉट ऑल मैन इक्वल। ये लोग बोल रहे, आप लोग सोसाइटी में देखिए ना, सोसाइटी में देखिए कोई इंसान बहुत ज्यादा, बोला इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, नेचर ने कंसिडर किया, हम लोग नहीं बनाए। बोले देखिए, आप देखिए लोगों में डिफर है, कोई लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं तो कोई लोग बहुत ज्यादा माइंड के कम होते हैं, कोई बहुत ही ब्यूटी होता है तो कोई बहुत कम ब्यूटी होता है, किसी के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो हर चीज को कैरी कर ले एक बार में, है ना। किसी के अंदर कुछ इंटेलिजेंट होती है, कोई डल होता है, कोई ब्यूटीफुल होता है तो कोई अगली होता है, तो देख लो डिस्क्रिमिनेशन तो है। जबकि आप क्या बोल रहे हैं कि इक्वलिटी, ऑल मैन आर इक्वल, इक्वलिटी क्या बोल रही है, जितने भी इंसान इक्वल हैं, इसलिए सोसाइटी में जितनी भी चीज आए तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जबकि लिबर्टी क्या बोल रही है कि नहीं, लिबरलिज्म वाले, लिबरेटिव थिंकर बोलते हैं कि नहीं, ऑल इंसान इक्वल नहीं है, नेचर ने जब इंसान को क्रिएट किया तो इक्वल क्रिएट नहीं किया है, नेचर ने ही तो इनइक्वलिटी कर दिया है। कोई ब्यूटी है तो कोई कोई के अंदर एबिलिटी है, वो हर कोई, किसी के अंदर स्किल है तो किसी के अंदर नहीं है। तो बोला ये जो डिफरेंस है ना, इसको इंसान, ये इसे नेचर ने गिफ्ट दिया इंसान को, आप इसको भंग ना करें, इक्वलिटी को बोल रहा है, ठीक है। ट्राई टू इनफोर्स इक्वलिटी मीन्स वर्किंग अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर। बोला कि ये जो अ, ये कोशिश कर रहा कि इक्वलिटी का मतलब है, ये ये इक्वलिटी जो है ना, ये नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट है। इक्वलिटी बार बार क्या बोल रहा, इक्वलिटी क्या बोला कि ऑल मैन आर इक्वल, सोसाइटी में जितने भी चीज आएंगे, गवर्नमेंट जो भी लाएगी तो सबको इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो लिबर्टी क्या बोल रहा है कि नहीं, ऑल इंसान इक्वल नहीं है, इंसान को नेचर से ही क्या किया गया है, डिस्क्राइमिनेशन किया गया है। इस तरह से हम देखेंगे कि
ये जो इक्वालिटी जो है ना, ये जो काम कर रही है ना, ये नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट कर रही है। ये लिबर्टी वाले बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ना कि सब मैन को इक्वल दो, अब नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली फोर्सिंग इक्वालिटी मीन्स यूजिंग करेक्शन फोर्स विच लिमिट लिबर्टी। बोले आप क्या कर रहे हैं, आप पता क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में जबरदस्ती इक्वालिटी ला रहे हैं फोर्स एंड कोहेशन का यूज करके, जबकि इक्वालिटी है नहीं सोसाइटी में। नेचर ने ही तो इंसान को ऐसा क्रिएट किया, तो फिर आप क्यों कोशिश करें कि हम सबको इक्वल दें। ये देखो दोनों में लड़ाई हो रहा है कि नहीं। निगेटिव लिबर्टी वाले बोले कि ऑल मैन इक्वल नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है तुम्हारा हॉब्स, क्या है हॉब्स निगेटिव थिंकर है, ये हॉब्स ने लॉक, तो लॉक देखते हैं नेचर राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो नेचर राइट्स क्या बोलता है कि ऑल इंसान इक्वल, ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल पैदा नहीं हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैदा हुआ, नेचर ही बोलता है। ठीक है, नेचर क्या बोलता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, नेचर हैज नॉट क्रिएट ऑल मैन एंड इक्वल, इंसान ने सभी इंसान को इक्वल क्रिएट नहीं किया, ये निगेटिव लिबरलिज्म वाले बोलते हैं। फिर ये इक्वलिटी को क्रिटिसाइज करता है इसी बात को लेकर। अगर वी ट्राई, फिर बोल रहा है कि अगर हम लोग ट्राई करेंगे मेक एबल डिसेबल पीपल इक्वल, बोला अगर हम लोग कोशिश करेंगे चलो भाई जो एबल लोग हैं और जो डिसेबल लोग हैं उनको हम लोग इक्वल देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इक्वली कैपेबल करेंगे, तो इट मीन्स रिस्ट्रक्शन द फ्रीडम ऑफ एबल पर्सन। तो जो एबल पर्सन है ना उनके फ्रीडम पे हम रिस्ट्रक्शन लगा देंगे। अगर हम मैं जो एबल पर्सन है, वाह मैं कैसे बता रही, मान लो कि जो एबल है, ठीक है, इसने कोई ऐसा बुक लिखा, इसने कोई ऐसा बुक लिखा, इसको नोबेल प्राइज मिला। क्यों भाई, क्यों उसको नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी थी, इसने बुक लिखा तो इसको नोबेल प्राइज मिला। फिर एक डिसेबल पर्सन है, अब उसको भी अगर हम नोबेल प्राइज देंगे कि नहीं भाई तुम भी लो, तुमको भी मिलेगा कोई प्राइज क्योंकि तुम भी इंसान के बराबर है, तुमको भी मिलेगा, तो ये तो इसके फ्रीडम पे तुमने रोक लगा रहा ना, तुम तो इसके साथ ना इंसाफी कर रहे हो। फिर इसको नहीं मिल रहा फ्रीडम, इसने मेहनत किया होगा, इसने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, तब जाके इसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो सोसाइटी में हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे तो जो एबल पर्सन है ना उसके फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि जो एबल पर्सन है वो बहुत पढ़ा होगा, वो उस लेवल का लिटरेचर किया होगा, उस लेवल का पढ़ाई किया होगा, तब तो बुक लिखा होगा, और हम इसको इसीलिए अवार्ड दे रहे हैं। और वो जो डिसेबल पर्सन है तो वो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा, तब तो उसको किसी तरह का अवार्ड नहीं मिला है। तो आप बताएं आप कैसे मैं इक्वलिटी लाऊं सोसाइटी में, तो आप तो गलत कर रहे हैं ना। ये बोलते हैं इक्वालिटी वाली लिबर्टी को। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा आ जाओ, ये तो पूरा ही हो गया, मैं शॉर्टकट में वो सोच रही थी। बोला वन कंप्लीट डिमोलाइज द अदर, एक को देने के चक्कर में दूसरा डिमोलाइज हो जाएगा। नेगेटिव लिबर्टी सपोर्ट करते हैं मिनिमम रिस्ट्रिक्शन द इंडिविजुअल, बोले इंडिविजुअल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल अपना डिपेंडेंट, इंडिविजुअल को तुम अकेला छोड़ दो वो अपना डिपेंडेंट खुद कर लेगा। ये लोग बोल रहे कि नहीं भाई स्टेट को कोई जरूरत नहीं इंटरफेयर करने के लिए, जबकि इक्वलिटी क्या बोल रही है, इक्वलिटी बोलती है कि नहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है ना उसको खत्म करेगा। देखो दोनों में, ये निगेटिव लिबर्टी बोला कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, मिनिमम करेगा, करेगा भी तो, और जबकि इक्वलिटी क्या बोल रहा है कि नहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा तभी तो वो इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में हो रहा है, जो मैन मेड इनइक्वालिटी हुआ है या जो ऐसे इनइक्वालिटी हो रहा है वो गवर्नमेंट तो ही हटाएगी पॉलिसी ला के ये करके। तो देखो फिर दोनों में डिफर हो गया। तो निगेटिव लिबर्टी इक्वलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, तो लिबर्टी देख लो भाई, लिबर्टी बात करता है इंडिविजुअल से जुड़े होने का, इक्वलिटी बोलता है कि नहीं सोशल इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन करेगा, स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। ठीक है, अब आ गया पॉजिटिव लिबर्टी वाले, लिबर्टी वाली, अब जो पॉजिटिव लिबर्टी वाले थिंकर है ना वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, लिबर्टी इक्वालिटी आर नॉट अपोज टू ईच अदर। ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, लिबर्टी इक्वालिटी तो देखो दोनों तो स्टेट को सपोर्ट करता है, इक्वालिटी भी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रुक जाओ यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव लिबर्टी और इक्वालिटी। तो ये लोग देखो ना, पॉजिटिव लिबर्टी भी क्या करता है, स्टेट को सपोर्ट करता है, स्टेट इंटरवेंशन, और इक्वालिटी भी सपोर्ट कर रहा है स्टेट के इंटरवेंशन को, है ना। तो लिबर्टी और इक्वालिटी जो है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। कौन बोला, पॉजिटिव लिबर्टी वाले।
आरिस्टोनी, बार्कर, लास्की, मैगवर्सन, टीएच ग्रीन, ये लोग क्या, ये लोग पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं। ये लोग जितने भी फिलोसफर हैं ना, ये लोग पॉजिटिव हैं और ये लोग वेलफेयर लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ट्रू लिबर्टी का मतलब यही है कि क्रिएट किया जाए क्या ऐसा इन्वायरमेंट जहां लोग अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन ये जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा ना, वो कौन उसको करने में सपोर्ट करेगी, स्टेट। ये दोनों ही एक ही बात बोल रहा है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी बोलेगा, हर कोई को अपॉर्चुनिटी निकलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। सोशल रिस्ट्रिक्ट होगा, अगर कोई गलत करेगा तो उसको रोका भी ला जाएगा। सोशल इंटरवेंशन इज जस्टिफाई, सोशल इंटरवेंशन जस्टिफाई होगा, ठीक है ना। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा सोसाइटी में। ये बोले कि लिबर्टी अब्सेंस ऑफ इक्वालिटी मीनिंगलेस, बोला अगर हम लिबर्टी को अब्सेंस ऑफ इक्वालिटी कर देंगे ना तो कोई माने ही नहीं है। ये पॉजिटिव लिबर्टी वाले बोल रहे हैं, अगर लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं होगा ना, लिबर्टी इन द अब्सेंस ऑफ इक्वालिटी, अगर लिबर्टी को हम इक्वालिटी से खत्म कर देंगे तो तब मीनिंगलेस हो जाएगा, बिल्कुल कोई मायने नहीं, फिर इक्वालिटी का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि स्पेशल प्रिविलेज को स्टेट में एंजॉय करना। एवरीवन डिजर्व करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लाइफ में, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ्री फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, सभी को बेनिफिट होगा। इक्वलिटी इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी, सबको इक्वलिटी भी मिलेगी, हर कोई को हर पॉइंट, हर कोई को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉल रैड है, ये क्या बोल रहे हैं कि दिस इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ द लिबर्टी, बोला कि लिबर्टी का ये सिर्फ एक ऐसा सोल्यूशन है, इट इज ए लाइक इक्वलिटी, लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी कैन डिजेनरेटेड इनटू लैक्सेंस ऑफ द व्यू। बोला क्या, देख लो, लिबर्टी के बिना इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, है ना, ये कुछ व्यू का लैक्सेंस बन जाएगा। बोल रहा क्या कि अगर हम लिबर्टी से इक्वलिटी को खत्म कर देंगे ना, इसको खत्म कर देंगे ना, तो ये कुछ लोगों के लिए लैक्सेंस बन जाएगा, ये कुछ लोगों के लिए लैक्सेंस बन जाएगा, और लिबर्टी के बिना इक्वलिटी खत्म हो जाएगा। इसका थिंकर देख लो कौन कौन से, जैसे लास्ट की है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं स्टेट इज नेसेसरी, स्टेट जरूरत है, वही तो रेगुलेट करेगी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब। ये लोग इक्वल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, मैं शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। ये लोग इक्वलिटी प्रिविलेंट पावर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी कैन नॉट लीड पावर बिन कॉन्सेंट्रेट, विदाउट लिबर्टी के विदाउट इक्वलिटी के लिबर्टी जो है वो पावर को बना ही नहीं सकेगी, लीड ही नहीं कर सकेगी। बोले कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है दोनों, इक्वलिटी लिबर्टी कॉमन शेयर करती है, दोनों का फ्यूचर कॉमन है, ठीक ना। दोनों ही कॉमन दोनों ही कॉमन पर्पस को शेयर कर रहे हैं। दोनों का ही पर्पस क्या है, इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोनों स्पॉन्टेनियस ही चाहते हैं कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, लेकिन ये डेवलपमेंट कौन करके देगा, स्टेट हेल्प करेगा डेवलपमेंट में, ठीक है। जिसमें कोई ऐसा टॉपिक है तो बता दो, मैं बता दे रही हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुका है, मुझे बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुका है? नहीं हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, जहाँ तक हमको याद हो। अच्छा, मैं क्लास में करवा दी हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं हुआ है ना, तो चलो रिविजन। हाँ ठीक, क्लास में हुआ, हम उसको किए कंप्लीट की ना, मैं रिविजन करवा दूंगी, ठीक है ना। ये वाला भी करवाई थी, मैं देखती हूँ पेज का, ये हो गया ये वाला, लिख के पढ़ाऊंगी तो लेट हो गया है। फंडामेंटल ड्यूटी क्वेश्चंस भी है बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज का, मैं करवा के क्वेश्चंस भी करवाई थी। चलो क्वेश्चंस के थ्रू ही याद करवाती हूँ, आ जाओ। मैं ना ये पढ़ाई थी ना, तो क्वेश्चंस भी करवाए थे। आ जाओ करा दी। फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडियाज कहाँ से लिया गया, तो रशिया से लिया गया था, ठीक है। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त नहीं था, नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बाद में ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया,
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम इसको ऐड नहीं किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था, ये किसके अंदर आती है, सब कहानी देखेंगे। ये पार्ट 1A के साथ आती है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ी हो ना, डीपीएसपी। डीपीएसपी का आर्टिकल क्या है, 36 से लेकर आर्टिकल 51 कौन से पार्ट के साथ डील करती है, तो पार्ट 6 के साथ डील करती है। अब बिल्कुल इसी को इंक्रीज कर दो, 51 के बाद हो जाएगा 51A और पार्ट 6A। ये दोनों जो है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का है। देख लो, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है पार्ट 6A, नहीं 6 नहीं बोला था, इसको पार्ट 4 बोलते हैं, सॉरी, ठीक है ना। पार्ट 4 यहाँ पर भी, पार्ट 4 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो इसको कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। रिकमेंडेशन किसने किया था, तो सरन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। इनिशियली जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी तो 10 थी, ठीक ना, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और ऐड किया गया तो 11 हो गया, ठीक है ना। कौन से पार्ट के अंदर आती है, तो आर्टिकल पार्ट 51A के अंदर आती है, ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 51A में आती है। इसमें इसका फीचर्स क्या है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, अगर ये वॉलेशन होगा तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया, इंडियन सिटीजन को। ये सिविक एंड मोरल ड्यूटीज को प्रमोट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, सरन सिंह कमेटी ने सजेशन दिया था 8 कि 10, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 ही माना था और 2 गवर्नमेंट ने खुद से ऐड किया था, तब 10 हुआ था तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज। आज जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो तुम्हारा 11 है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग तुम्हारा ऐड किया गया था। जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो भी बोलते हैं रिव्यू करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को, रिव्यू करने के लिए 1999 में। मैं देखूंगी कि इसमें पार्ट 1 में पहले क्या बोला गया, 1 नंबर में क्या बोला गया, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। बोला जो इंडिया का नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसका क्या करना है, उसको रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। फिर बोला कि जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल रह चुके हैं उनसे हम लोगों को नोबेल आइडिया लेना है, चैरिस फॉलो करना है उनको। फिर बोल रहा है कि मुल्क में, कंट्री में अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बना के रखना है। हमने पहला क्या पढ़ा, ऐसे याद रखो, पहला था नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, दूसरा है फ्रीडम स्ट्रगल और तीसरा नंबर क्या है, ये सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब ऐसे याद करो। 4th नंबर में बोला गया डिफेंस कंट्री द रैंडम नेशनल सर्विस व्हेन द कॉल ऑफ, बोला कि जब तुम्हारे कंट्री में वार चल रहा है और ड्यूरिंग द वार अगर कंट्री को लगे कि मुझे सिविलियन का भी जरूरत है तो वो तुमको रिकॉल करेंगे, तुमको आना पड़ेगा अपने कंट्री के रैंडम नेशनल सर्विस देने के लिए तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ द रैंडम नेशनल सर्विस कितने में बोला, 4 में। पहले हम लोग पढ़े नेशनल एंथम, पहले पढ़े नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, दूसरा में फ्रीडम स्ट्रगल, तीसरा में यूनिटी इंटीग्रिटी के बारे में पढ़े और 4th नंबर में हम लोग नेशनल रैंडम सर्विस के बारे में पढ़े, ठीक है। 5th में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमोट करना है हारमोनी को, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, ठीक है। 6 में पढ़ेंगे वैल्यू एंड प्रिजर्व, किसको वैल्यू एंड प्रिजर्व देना है, तो कंपोजाइट कल्चर, जो हम लोग के कंट्री का कल्चर है, जो जिसे हम लोग कंट्री जाना जाता है, जो रिच हेरिटेज है ना, और उसकी वजह से हमारे कंट्री का कल्चर पहचाना जाता है, उसको हमको प्रोटेक्शन देना है, यानी कंपोजाइट कल्चर किस में आएगा, 6 में, ठीक है ना। फिर ये वाला मैं हाईलाइट करना भूल गई, हम लोगों को इन्वायरमेंट को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्शन देना है। हम लोगों को ना लेक, इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्शन देना है, इनके साथ हमदर्दी रखना है और जितने भी लिविंग क्रिएचर है ना उनके साथ हमदर्दी रखना है, ठीक है। फिर बोला कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, आप अपने कोई वैल्यू वाला बात ना रखें, इमोशनल वाला बात, आप अपने अंदर डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर लाइए। कोई आपको आके बोल रहा कि ये बलि दे दो तुम्हारा ये बात हो जाएगा, वो कर दो तो ये हो जाएगा, तो वो सब बात मतलब माइंड में लाइए, बल्कि आप अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कीजिए। कुछ भी करना है ना, तो आप उसको इंक्वायरी कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, तब उसकी चीज पे बिलीव कीजिए। कोई आगे आपको कोई बोला तो आप डायरेक्ट मत बिलीव करें। सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेव गार्ड देना है, ठीक है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंट ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन राइज हाई लेवल ऑफ द अचीवमेंट, तुमको अपने कंट्री के लिए कुछ हायर अचीवमेंट करना पड़ेगा। जैसे तुम देखे होगे बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं
तो बोले तुमको कुछ एक्सीलेंट करना होगा जिससे तुम्हारे कंट्री को अचीवमेंट मिले हाई लेवल पे, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बोले 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। 86 अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग बोला गया था 6 से 14 साल के बच्चे को क्या देना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। जल्दी जल्दी बता दो सुषमा, कौन सा कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, जल्दी से बता दो। मैं बता दे रही हूँ, रशिया में है, हम लोग रशिया से लिए हैं, और जर्मनी में नहीं है, एक मिनट, हाँ जर्मनी में नहीं, जर्मनी में नहीं, जर्मनी में, जापान में है, इंडिया के अलावा जापानी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज तुमको मिलेगी। जल्दी से इसका आंसर बता दो, कौन से पार्ट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज डील करती है। हाँ, इनका कितना सजेशन को माना गया था, जल्दी से बता दो। 10 कहाँ, 8, 10 दिए थे लेकिन 8 माना गया था, 2 गवर्नमेंट ने दिया था, तब हुआ था 10, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। नहीं नहीं, ये वाला अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट। हाँ हाँ, क्या तुम्हारा नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, जल्दी से बता दो। ऑप्शन 4, ये क्या है। डीपीएसपी, विच ऑफ द फ्लोइंग द फंडामेंटल ड्यूटी एट द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी, बिल्कुल सही बोली। सिटीजनशिप किसके लिए, जल्दी बताओ। सिटीजन ओनली, ये सिटीजन के लिए है ना, सिर्फ सिटीजन के लिए। बर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही बोली। ओ, ये बताओ आंसर। ऑप्शन ए, सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओ, ये वाला ना, क्या बोला तुम्हारा कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको ऐड किया। 1967 कहाँ से, 1976 ना। हम ऑप्शन ए बोले, ऑप्शन ए में 2 और 3 होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ए हट जाएगा। हाँ, सरदार शरण सिंह, ठीक है। और ओरिजिनली तुम्हारा 10 था और ऐड किया गया 11। हाँ हाँ, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। ये करो जल्दी से। ऑप्शन बी, डिफेंड द कंट्री। ओ हाँ, ठीक, एक ही हटाएंगे तो बन जाएगा, ये बताओ। ऑप्शन सी, ये क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी डीपीएसपी है, डीपीएस 40। हाँ बिल्कुल। दोपहर में नींद बहुत आता है, नहीं बड़े दिमाग खराब है। चलो एके गोपाला वर्सेस मद्रास वाला केस पढ़ लेते हैं। एके गोपाला वर्सेस, हाँ आज ही हम इसको किए, केवल आज ही कंप्लीट किए, रिवीजन हो गया। चलो हटो, आंसर बताओ। क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2016 सीट का क्वेश्चन है, तुम लोगों जो एग्जाम देने जा रही है। गोलकनाथ, हाँ। हाँ, डेमोक्रेसी आ जाओ, एक बार पढ़ा देती हूँ ऊपर, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का मतलब तो पता, 2 वर्ड से मिलके बना है ना, डेमो एंड क्रेट्स। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी से रिलेटिव एक बुक लिखते हैं डेविड हिल, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, नहीं सॉरी, मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी, डेविड हिल का है। जोसेफ सेम्पिटर का बुक का नाम है कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी इज द कोर डेमोक्रेटिक। पॉलिटिकल इक्वलिटी दे दो, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू का कोर वैल्यू है कि ना। ऑल सिटीजन को इंटाइटल दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, है ना, चाहे वो कोई भी रेस, कोई भी सेक्स, कोई भी कलर, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करें, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना, उनको भी स्टैंड लेने दिया जाएगा इलेक्शन के लिए। ऑल सिटीजन मस्ट हैव, सभी सिटीजन को वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सभी सिटीजन को राइट टू फ्रीडम हासिल होगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब कि इक्वल वर्थ ऑफ द एवरी सिटीजन वन वोट, हर एक पर्सन का एक वैल्यू रहेगा, ठीक है, वोट देने का। डेमोक्रेसी की दो टाइप है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को दो पार्ट में बांटा गया है, देख लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे होता है इलेक्शन? देखो, लोग डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ये जाके फिर चुनता है हम लोग के बिहार में एमएलए वगैरह को, ठीक है, इस तरह से। सिटीजन बोला बोला डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी बोला था। यहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। इसका ओरिजिन कहाँ से आया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? एसेंट एथेंस से। नो इंटरमीडिएट, ऑल सभी सभी एलिजिबल वोट ऑन द लॉ एंड पॉलिसी, सारे ही आएंगे, सारे एलिजिबल सिटीजन वोट देंगे लॉ एंड पॉलिसी पे। मॉडर्न एग्जाम्पल इसका स्विट्जरलैंड है। इसको क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मॉडर्न स्टेट, जो कि आज का बड़ा बड़ा स्टेट है, वहाँ ये इम्प्रैक्टिकल है। सिटीजन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में या डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं सिटीजन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इसका फीचर क्या है, इसका देख लो, यहाँ पे तुमको रेफरेंडम मिलेगा, प्लेबिसाइट्स मिलेगा, इनिशिएटिव मिलेगा, रिकॉल मिलेगा और लैंड डिमांड मिलेगा। ये जो 5 फीचर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। इसके जो थिंकर है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, सीबी भाषा, द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ द लिबर डेमोक्रेसी, कॉलर पैटमैन, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी थ्योरी, बेंजामिन बारबर रूशो, ये सब क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थिंकर है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बोलते हैं लिबरल या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, लोग क्या करेंगे, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेंगे और रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में डिसीजन लेंगे। जबकि डायरेक्ट में हम देखे थे कि लोग जाके डायरेक्ट डिसीजन ले रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसका फीचर है कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, रेगुलर फ्री इलेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट देते हैं। जॉन लॉक इसके मेन थिंकर है और ये यूके और यूएसए और इंडिया में ऐसा मिलता है देखने को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फीचर्स क्या है, यहाँ तुमको ट्रस्टीशिप मिलता है, डेलीगेशन मिलेगा और मैंडेट मिलेगा। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फीचर है, ठीक है। और मुझे बोलो कि क्या करा दूं मैं? ये वाला भी करवा ही दीजिए जो स्क्रीन पे है, ठीक है। देखिए ये शॉर्ट वाला है, 6/22 का, लॉन्ग वाला मैं करवाई थी बाद में, ठीक है ना। बोले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, कलेक्टर, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसका काम क्या है? मेंटेन, ये क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ये कोर्ट डिटेल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। लैंड रिव्यू का जो पैसा आता है ना वो कलेक्शन करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करेगा, जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आएगा, मान लो कि गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। रूल ऑफ मैजिस्ट्रेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे डिजास्टर आ गया है, फ्लड आ गया, उस डिजास्टर के लिए प्लान बनाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इस तरह का कुछ फॉर्मुलेट किया जाएगा। इसमें मेन रोल किसका रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगी? फूड एंड सिविल सप्लाई करेगी, ठीक है ना। कहीं पे डिजास्टर आया, कहीं पे जरूरी है तो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो सब कौन करेगी? डिस्ट्रिक्ट। बोला लाइसेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इसको दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्ट करती है लाइसेंस अथॉरिटी वाला। वेरियस वेरियस
मतलब स्टेट में बहुत सारे लोग हैं, उसको परमिट करेंगे कि ठीक है आर्म्स रख लें आप, लेकिन लाइसेंस के साथ रखें। पब्लिक इवन सर्टेन रेगुलेट बिजनेस में, मतलब और जैसे बिजनेस में रेगुलेट करेगी, पब्लिक इवेंट को रेगुलेशन करेगी, ये सब कौन करेगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्या करती है? वेलफेयर करती है, ये कोऑर्डिनेशन करती है। बोलो सुषमा और क्या चाहिए? मतलब सॉरी और कौन सा मैं समझा दूं? ये खत्म हो गया, 2016 खत्म, उन्हें ये रिवीजन खत्म, और 2016 भी खत्म, क्योंकि अभी हम कराए ना 2016 जो बचा हुआ था। ठीक है तब दीदी, कोई नहीं, हम वही सब रिवीजन हाँ करते हैं बिल्कुल वही आगे। रिवीजन कर लो। हाँ ठीक है सुषमा, ये वही चीज रिपीट हो रहा है फिर से। वही बार बार वही रिपीट हो रहा है, सिलेबस तो छोटा ना सुषमा। बोलो। हाँ, और ये 2016 में जो एग्जाम हुआ था वो फर्स्ट एग्जाम क्या उससे पहले कभी हुआ नहीं नहीं था? पता सुषमा, उससे पहले तो हुआ था ना। मुझे कोई मतलब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन 2016 का उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं ना था सुषमा, 2016 से पहले इतना, तो इस वजह से हमको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन वगैरह इतना लीक नहीं हुआ है, हमको लग रहा ये जो दो दो लेकिन वही होता होगा। ये जो 4 में 2016 वाला होता होगा। क्वेश्चन, जो 2016 वाला क्वेश्चन करवाई हूँ ना मैं, उसको पूरा रट लेना ये वाला पीडीएफ को, ठीक है? मैं बता रही हूँ क्यों, हाँ क्योंकि ये पूरा एनालिसिस किया गया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ना सिलेबस बहुत छोटा है। मैं यूएनओ बहुत अच्छे से पढ़ना, यूएनओ का एमसीक्यू भी है, यूएनओ का एमसीक्यू पूरा कर लेना अच्छे से, ठीक है? यूएनओ से अगला बार तुम्हारा कितना क्वेश्चन आया है? एक यूएनए का जज का क्वेश्चन, एक नॉन परमानेंट मेंबर वाला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है यूएनओ से, ठीक है? 2016 में, कल ही तो हम मार्फिन गिने थे, काउंट किए थे, ठीक है? तो यूएनओ का क्वेश्चंस भी है और यूएनओ भी है, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ यूएनओ को रिवीजन, ठीक है? तो वो कर लेना, हाँ, वो तो यूएनओ कर है। लेना, हाँ यूएनओ कर लेना। और